Hello everyone, welcome to my channel. So here we were continuing propositional logic and logic से सिर्फ केवल दो ही टॉपिक बाकी था, रिमेनिंग था. तो here we are to complete those topics. एक तो हो जाएगा in this lecture, that is CNF and DNF, conjunctive normal form and disjunctive normal form. एंड इसको ये तुम्हें पता भी है क्योंकि तुम लोगों ने एनालॉग डिजिटल में किसी ना किसी सेमेस्टर में डेफिनेटली एसओपी एंड पीओएस डेफिनेटली पढ़ा है. दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. वही है, बस वही है और कुछ नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा नोटेशंस शायद नया देखने को मिले, कंजंक्शन डिसजंक्शन वगैरह सिंबल्स देखने को मिले, अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल वही सेम है. ठीक है, अच्छा फर्स्ट सेकेंड ये है कि यहाँ पे एक और जो पोर्शन बाकी है, दैट इज क्वांटिफायर. प्रेडिकेट में से जो होता है क्वांटिफायर्स, वो बाकी है. वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा. तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो लेक्चर बाकी है, एक CNF DNF का, दूसरा क्वांटिफायर्स का. और ये दोनों ख़त्म होते ही प्रोपोजिशनल लॉजिक का कंप्लीट पूरा मॉड्यूल विथ ढेर सारा क्वेश्चंस, ढेर सारा प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा. ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ओके, तो नॉर्मल फॉर्म्स में दो, जैसे कि मैंने बताया, दो ही नॉर्मल फॉर्म्स हमें देखने को मिलेगा. एक है CNF दैट इज़ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड दूसरा है DNF दैट इज़ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जो हम इसके बाद देखेंगे. तो जैसे कि इसके नाम में ही है, हालांकि ये CNF से ज़्यादा, CNF नाम से ज़्यादा फेमस है, मतलब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म. तो जैसे कि नाम में भी है कंजंक्शन या कंजंक्टिव, जो कि कंजंक्शन से ही बना हुआ है, तो हमें उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. तो बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोपोजिशनल फंक्शन का एक ऐसा फॉर्म, डेफिनेटली वो कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा. अब कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है ये अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली तुम लोगों ने प्रोपोजिशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में सिंपल कंपाउंड जो भी है प्रोपोजिशंस, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है विथ एग्जांपल्स. तो कंपाउंड प्रोपोजिशन कोई भी एक पी को हम बोलेंगे कि वो CNF में है, दैट इज़ इट इज़ इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, अगर वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस वो जितने भी सिंपल प्रोपोजिशन से बना हुआ है, P1 P2 करके अप टू PR तक फॉर एग्जांपल, तो हमें उनके बीच में कंजंक्शन दैट इज़ एंड का सिंबल दिखना चाहिए. दैट्स इट. पहले तो ये, ठीक है, दो पॉइंट हमें याद रखना है. पहले तो ये कि एक प्रोपोजिशनल फंक्शन जो कि एक कंपाउंड प्रोपोजिशनल फंक्शन है, जो कि मल्टीपल, सपोज तीन मैं ले रहा हूँ, P1 P2 P3, सपोज वो मल्टीपल सिंपल प्रोपोजिशन से बना हुआ है, लेकिन इनके बीच में कंजंक्शन दैट इज एंड दिखना चाहिए. ओके, एंड इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज ये जो P1 P2 ये जो सिंपल प्रोपोजिशंस है, ये जो P1 P2 P3 ये जो सिंपल प्रोपोजिशंस हैं, वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लिटरल से बना हुआ है. सपोज एग्जांपल दूंगा, जो कि आपस में डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपस में डिसजंक्शन जुड़ा हुआ है. देखो, वेयर ईच पी आई है ना, ये P1 P2 P3 एक्चुअली आर डिसजंक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल प्रोपोजिशंस. सर इसका मतलब क्या हुआ फिर? अब एग्जांपल से फिर से समझते हैं. देखो, तो मैं यहाँ पे एक प्रोपोजिशन ले रहा हूँ, कंपाउंड प्रोपोजिशन P ले रहा हूँ, ठीक है. अब इसका फॉर्म नोटिस करना. पहले तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा सपोज कैपिटल P है, ये मान लो कैपिटल Q है, एंड ये मान लो कैपिटल R है. तो ये PQR ये कंपाउंड प्रोपोजिशन खुद में भी कंपाउंड है. तो ये एक दूसरे के साथ एंड दैट इज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है. देख सकते हो यहाँ पे एंड है बीच में, ये बेसिक नीड है किसी भी CNF का. दूसरा, ये जो PQR इटसेल्फ जो सिंपल प्रोपोजिशन से बना हुआ है, P1 P2 P3 वगैरह, वो आपस में एक दूसरे के साथ डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है, डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है. यहाँ पर भी देख सकते हो डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगर ये फॉर्म में कोई भी एक बुलियन सॉरी प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन गिवन है, तो डेफिनेटली वो एक CNF है. ठीक है, तो सर बेसिकली ये क्या है पता है? हमें पता है कि
एंड मतलब कंजंक्शन या फिर एंड मतलब ये डॉट होता है, और ये जो डिसजंक्शंस है, डिसजंक्शंस मतलब ये एक्चुअली प्लस होता है, ये एक्चुअली प्लस होता है। तो ये बेसिकली सर क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ सम है, दैट इज ये एक्चुअली पीओएस है। अब ये तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे इजीली। सीएनएफ जो है वो एक्चुअली पीओएस है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। जो इंडिविजुअल जो टर्म्स है वो सम है, सम के फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है, दैट इज डिसजंक्शन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। एंड ये टर्म आपस में प्रोडक्ट होके हमें दिखना चाहिए, दैट इज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके एक सीएनएफ बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो, बिल्कुल इजी फॉर्म है, ऐसा मतलब देखने में थोड़ा सा भयंकर लग रहा है लेकिन है बिल्कुल इजी। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे पीओएस ध्यान में रखते हुए चलना है, प्रोडक्ट ऑफ सम ध्यान में रखते हुए चलना है, और ये समझ के चलना है प्रोडक्ट मतलब हो गया कंजंक्शन, दैट इज एंड सम मतलब हो गया डिसजंक्शन, दैट इज और। ठीक है, एंड मतलब टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल, एंड और मतलब टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल। बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट, हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो एग्जांपल हमारे सामने है ये एक सीएनएफ है, बिकॉज इसमें जो सिंपल प्रोपोजिशंस है P1 P2 P3, ये आपस में मतलब ये हो सकता है या फिर इनका नेगेशन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग आपस में और से जुड़ा हुआ होना चाहिए, डिसजंक्शन से, एंड उनसे मिला हुआ जो टर्म है, उनसे बना हुआ ये जो टर्म है वो आपस में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो सीएनएफ बनता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, दिस इज़ नॉट ओनली अ सीएनएफ। अब थोड़ा सा मैं चीज़ें स्पेसिफिक करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, कहीं पर भी किसी ने भी इनके बारे में जिक्र नहीं किया, तो जो देख के मुझे बहुत ख़राब लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। दैट इज़ ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ये तो सीएनएफ है ही, लेकिन टू बी प्रिसाइज ये एक, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ फुल सीएनएफ, कंप्लीट सीएनएफ या फिर फुल सीएनएफ। और वो क्यों, उसका रीज़न क्लियर करेंगे जब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर भी देख सकते हो कि P1 P2 का कुछ टर्म है, यहाँ पर भी P1 P2 P3 का कुछ टर्म है जो आपस में डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ सम से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। एंड इनके बीच में एंड बैठा हुआ है, दैट इज़ कंजंक्शन बैठा हुआ है। तो बोलोगे अरे सर ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सीएनएफ का फॉर्म बन रहा है। हाँ सर, ये एब्सोल्युटली ये सीएनएफ है, इसमें कोई दौराहा नहीं है, ये बिल्कुल सीएनएफ है, एब्सोल्युटली दिस अ सीएनएफ, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये एक फुल सीएनएफ नहीं है। और वो क्यों, क्योंकि अगर हमें इन टर्म्स को देखें ध्यान से, तो हमें देख के यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, मेंशन्ड हो या फिर ना हो, तो इसमें टोटल 3 सिंपल प्रोपोजिशंस है एक्चुअली, P1 P2 एंड P3। अब ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे P1 P2 P3 तीनों प्रेजेंट है, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। एंड उनके बीच में और लगा हुआ है, उनका नेगेशन होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे P1 तो है, P1 का टर्म है, P2 का टर्म है, लेकिन P3 का टर्म इसमें नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ये CNF तो है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट इज़ अ CNF, लेकिन ये एक फुल CNF नहीं हो रहा है। और देखो अगर लास्ट वाला एग्जांपल देखोगे उसमें क्या हो रहा था, सभी टर्म्स में P1 P2 P3 तीनों ही प्रेजेंट था, तीनों से ही बना हुआ ये प्रोपोजिशन है, और तीनों ही प्रेजेंट था सभी टर्म्स में P1 P2, या फिर P1 या फिर उसका नेगेशन, P2 या फिर उसका नेगेशन, जो भी हो, लेकिन तीनों का टर्म हमें दिख रहा था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज अ फुल CNF। ये एक फुल CNF है एंड ये एक फुल CNF नहीं, दोनों ही CNF है, ये भी CNF है एंड ये भी CNF है। CNF को लेके कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का फॉर्म जो है वो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज़ POS है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो है वो कंप्लीट या फिर फुल CNF है, दूसरा जो है वो कंप्लीट या फुल CNF नहीं है। ओके, एक और देखते हैं, फॉर्म देखते हैं। देखो कितना सारा मैं यहाँ पे एग्जांपल रखता हूँ शुरू में चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, एक और देखते हैं। देखो अगर ये वाला भी फॉर्म देखोगे, कैपिटल P को हम लोगों ने लिया है P, फिर उसके बाद है और, फिर यहाँ पे है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, या फिर सिंपल Q, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर CNF नहीं है। CNF क्यों नहीं है? क्योंकि सर CNF तब होता अगर ये जो टर्म्स हैं, मतलब जो PQ वगैरह से बना हुआ जो टर्म्स है वो आपस में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता, लेकिन सर यहाँ पे तो डिसजंक्शन बैठा हुआ है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ CNF। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए CNF होने के लिए।
एंड द लास्ट वन, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ CNF, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें जो बनाना है विथ टू सिंपल प्रोपोजिशंस P एंड Q, एंड हम देख सकते हैं कि दो टर्म है यहाँ पे एंड दोनों में नहीं, इज इट अ CNF? अच्छा एक काम कर लो, हाँ ये फिलहाल तो ये CNF नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन मतलब ये शायद पता नहीं मुझसे, अगर ये ऐसा है तो ये CNF नहीं है। मुझे यहाँ पे एक डिसजंक्शन चाहिए था, शायद मेरे से लिखते टाइम टाइप करते टाइम ये गलती हो गया, क्योंकि मैंने इसको CNF सोच कर ही ये एग्जांपल यहाँ पे रखा था। तो ये एक अगर ये फॉर्म है तो CNF नहीं है। मैं इसका करेक्टेड वर्जन में लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, सॉरी फिर से सेम गलती। अब ठीक है। अब ये तो ये नॉट ओनली एक CNF है बट ऑल्सो इट इज़ अ कंप्लीट या फिर फुल CNF वी कैन से, बिकॉज इसमें P एंड Q दोनों ही टर्म में प्रेजेंट है। उसका नेगेशन होगा तो चलेगा, अगर मतलब सिर्फ PQ रहेगा तो भी चलेगा, रिपीट भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैं आगे दिखाऊंगा। ये एक बहुत बेहतरीन एक चीज़ मुझे देखने को मिला था बुक में, तो उसको मैं फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने देखा इधर उधर, मैंने बुक्स वगैरह थोड़ा सा ढूंढना, तो एक चीज़ मुझे पता चला। तो अगर ऐसा रिपीट भी हो रहा है तो भी CNF का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CNF होगा। रिपीटेशन में कोई दिक्कत नहीं है CNF का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो एनीवेज दिस इज अ CNF अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एंड फुल CNF, कंप्लीट CNF, ठीक है ओके। अब सिमिलरली चलते हैं DNF में, दैट इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। तो वो था SOP है ना, सॉरी POS, ये हो जाएगा SOP, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स बिल्कुल उल्टा होगा यहाँ पे, मतलब चीज़ें जो है अभी हमें डिसजंक्शन के फॉर्म में दिखेगा। दैट इज देख सकते हो यहाँ पे P1 डिसजंक्शन P2 डिसजंक्शन P3 अप टू डिसजंक्शन PN से, ठीक है। एंड ये जो P1 P2 P3 वगैरह है वो इटसेल्फ PQR या फिर स्मॉल P1 P2 P3 के कंजंक्शन के फॉर्म से बना हुआ है, कंजंक्शन से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कुछ है, अब यहाँ पे ही बहुत बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, क्या ये एक DNF है? हाँ सर एक DNF है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 सिंपल प्रोपोजिशन से बना हुआ है, दैट इज़ PQR। फर्स्ट टर्म में मुझे P एंड R दिख रहा है एंड बीच में कंजंक्शन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे PQR तीनों दिख रहा है एंड सभी के बीच में कंजंक्शन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर P एंड Q का टर्म्स दिख रहा है और बीच में जो है वो कंजंक्शन है, बहुत बढ़िया। एंड ये टर्म्स आपस में डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो डेफिनेटली ये एक DNF का एग्जाम्पल है। हाँ ये कंप्लीट या फिर फुल DNF नहीं है, क्योंकि इस फर्स्ट टर्म में Q का टर्म प्रेजेंट नहीं है एंड लास्ट टर्म में R का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक फुल DNF तो नहीं है, लेकिन DNF ज़रूर है। फुल DNF तब होता अगर फर्स्ट टर्म में Q का टर्म प्रेजेंट होता एंड लास्ट टर्म में R का टर्म प्रेजेंट होता, ठीक है ओके। नेक्स्ट अब देखो ये वाला एग्जांपल देखना, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, इसी के लिए मैं बताया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में कि दिस इज नॉट अ DNF, अब ये गलत है, ये एक DNF है। और यहाँ पे DNF ये क्यों नहीं बोल रहे, मतलब ये बोल रहे कि ये DNF नहीं है, और वो क्यों, वो रीज़न मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फर्स्ट टर्म को पहले ध्यान से देखो, है क्या, P एंड नेगेशन ऑफ R, बहुत बढ़िया। और अगर लास्ट टर्म को मैं ध्यान से देखूं, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ R नेगेशन ऑफ P, सॉरी नेगेशन ऑफ R एंड P एंड Q, ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर सकता हूँ इस पोर्शन के ऊपर, और अगर ऐसा करूँ तो मुझे ये देखने को मिलेगा, और फिर उसके ऊपर अगर मैं एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकता हूँ, मतलब वो ऑप्शनल है, वो मेरा पॉइंट यहाँ पे मुद्दा नहीं है। तो ये यहाँ पर ये मुद्दा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे ये P एंड नेगेशन ऑफ R जो है वो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट टर्म में भी P एंड नेगेशन ऑफ R है, लास्ट टर्म में भी P एंड नेगेशन ऑफ R है, एंड उसके वजह से इसको ये लोग DNF नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये देखो ये चीज़ रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रहा है, ये इनका लॉजिक है। लेकिन ये गलत है। रिपीटेशन से DNF को घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है DNF को, या फिर CNF को भी आराम से रिपीट हो सकता है। बस हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो चेक कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कंस्ट्रक्शन वाइज अगर इसको हम देखें, समझना
कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम इसको देखें समझना, तो देखो इसमें पी एंड आर का टर्म है, बीच में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें पी क्यू आर तीनों हैं, बीच में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें भी पी क्यू आर तीनों का टर्म है, बीच में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। एंड ये टर्म्स इंडिविजुअली डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये एक एब्सोल्यूट प्रॉपर परफेक्ट डीएनएफ है। हाँ, ये फुल डीएनएफ नहीं है, क्योंकि जस्ट इस फर्स्ट टर्म में अगर यहाँ पे कुछ क्यू का एक टर्म मैं जोड़ देता तो ये फुल डीएनएफ हो जाता, बस वो नहीं है, इसीलिए फुल डीएनएफ तो नहीं है, लेकिन डीएनएफ तो बेटा ज़रूर है, डीएनएफ तो ज़रूर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीएनएफ एंड डीएनएफ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैंने यहाँ पे चीज़ों को बताया है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है हमें, एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, देख सकते हो नंबर 1 जो है, और उसको हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है, बस इतना काम है। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, दैट इज पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू। अब पहले तो मैं ये लिख लूँ कि पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये पता होना चाहिए, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, सभी लोग यूज़ करते हैं इम्प्लाइज, मतलब जो इम्प्लीकेशन जब भी दिखे और कोई इक्विवेलेंस टाइप का जो क्वेश्चन हो जहाँ पे इक्विवेलेंस चेक करना हो, उसमें हमें यही करना होता है, और ये हमें सभी को पता है, बहुत बार हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो अगर हम अभी इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, है ना, तो ये तो सी एन एफ में ही है, दिस इज इन सी एन एफ फॉर्म। सर कैसे आप ये बता सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, दैट इज ये जो एक सिंपल प्रोपोजिशन है उसके साथ कंजंक्शन है ऑफ अनदर प्रोपोजिशन, एंड इसमें सिर्फ पी का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। एंड इसमें पी एंड क्यू दोनों का टर्म है और बीच में डिसजंक्शन है, तो डेफिनेटली ये एक सी एन एफ के फॉर्म में ही ऑलरेडी हमें मिल चुका है। सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे विच इज द रिक्वायर्ड सी एन एफ, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, अब इसी को ही, हालांकि इसमें क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, अब इसी को ही हम इसका डीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे, इसका डीएनएफ बनाएंगे, उसी सेम एक्सप्रेशन को ही हम लोग डीएनएफ बनाएंगे। आ जाओ ट्राई करते हैं। पहले मैं एक्सप्रेशन को लिख लूँ, दैट इज पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू। अब हम लोग डीएनएफ के लिए जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप इज सेम, फर्स्ट स्टेप वही सेम करेंगे, दैट इज इम्प्लीकेशन का जो हम लोग करते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, वो पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, हम इसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो क्या बनेगा, पी एंड नेगेशन ऑफ पी, ये एक बन जाएगा, बीच में ये और जो है दैट इज डिसजंक्शन जो है वो बीच में आ जाएगा, फिर एक और मिलेगा हमें पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और मैंने ये बहुत बार बताया कि जब भी कोई लॉ यूज़ करो, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करो, वो साइड में लिख दिया करो, वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होता है हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, और अब अगर हम ध्यान से देखें इस जो रिजल्ट हमें मिला है यहाँ पे, तो ये एक डीएनएफ के फॉर्मेट में ही हमें मिल चुका है, क्योंकि देखो अगर हमें डीएनएफ चाहिए तो जो भी एक्सप्रेशंस है, जो भी फंक्शंस है, बुलियन फंक्शन, सॉरी प्रोपोर्शनल फंक्शन, उनके बीच में हमें डिसजंक्शन साइन दिखना चाहिए, सिंबल दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डिसजंक्शन है, बहुत बढ़िया। एंड ये जो टर्म्स है ये आपस में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपस में कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो यस, डेफिनेटली ये एक डीएनएफ के फॉर्म में हमें मिल चुका है, दिस इज इन अ डीएनएफ फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज विच इज द रिक्वायर्ड डीएनएफ। तो हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया कि एक सेम एक्सप्रेशन को लेके हम लोगों ने उसको सीएनएफ में भी कन्वर्ट किया, एंड उसका डीएनएफ में भी हम लोगों ने उस सेम फंक्शन को कन्वर्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 1 का ही था, इसको 2 लिखना सही नहीं रहेगा, 2 तो दूसरा क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो ये है Q और P एंड R, और फिर इसके साथ है एंड, फिर नेगेशन ऑफ
पी और आर एंड क्यू। अच्छा, तो हम यहाँ पे डी मॉर्गन लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। डी मॉर्गन शायद तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे डी मॉर्गन। तो डी मॉर्गन कैसे होता था, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड नेगेशन ऑफ ए एंड बी दिख रहा है। ये पूरा मान लो तुम्हारा ए है और ये मान लो बी है। तो ये डी मॉर्गन से क्या हो जाता था, नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी डी मॉर्गन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। इतना तो अभी तक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, इतना तो प्रैक्टिस ज़रूर हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट टर्म है फिलहाल मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में देखा जाएगा। सेकंड ब्रैकेट भी दे सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसको पकड़ रहा हूँ एंड इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ डी मॉर्गन, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट लगा सकते हो, सेकंड ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रैकेट में लिखते हुए चलना और इक्विवेलेंट साइन देना, इक्वल्स टू साइन नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी फिर से अगर हम लोग सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी दोबारा डी मॉर्गन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो हम करें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म को मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ आर, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ है और निगेशन ऑफ क्यू। सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और फिर से हमें यहाँ पे डी मॉर्गन लगाया, तुम लोग डॉट डॉट मत देना भाई, तुम लोग पूरा लिखना यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेता हूँ। वो कैसे, इस फर्स्ट टर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, इस और को बीच में रखते हुए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा। तो ये बनेगा Q और P और बीच में आएगा ये वाला एंड, फिर आएगा Q और R और इसको रखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर फिलहाल के लिए, बाकी आगे देखेंगे। और फिर इसके बाद एक एंड है, एंड दे दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे इस और को बीच में रखते हुए। तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये एक टर्म बन गया। फिर बीच में ये एंड आ जाएगा, आ गया, और इधर बनेगा निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ Q, ये बन गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। शायद हमें अपना फॉर्म मिल चुका है वैसे, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं अभी सभी सेकंड ब्रैकेट्स को मैं हटा के अभी बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन इसको लिखूं, तो मुझे यहाँ पे एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, फिर एक एंड है, फिर मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, और फिर एक एंड है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर एंड निगेशन ऑफ क्यू मिल रहा है। अभी सभी टर्म्स को, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, इनको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। तो देखोगे तो क्या दिखेगा, पहले तो देखो सभी जो है वो एंड से कनेक्टेड है, दैट इज कंजंक्शन से कनेक्टेड है। हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था ना, तो बीच में हमें तो कंजंक्शन चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो सभी जो है वो डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, वो सभी जो है जो डिसजंक्शन से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये जो है सीएनएफ के फॉर्म में हमें मिल चुका है। हालांकि ये फुल सीएनएफ नहीं है, लेकिन सीएनएफ तो है, सो लिख सकते हैं व्हिच इज द रिक्वायर्ड सीएनएफ, दैट्स इट। मज़ा आया? मज़ा अगर आए, समझ में अगर आए तो लाइक ज़रूर करते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज डीएनएफ में कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। 2023-24 के पेपर में आ चुका है, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे ईयर में ये आ चुका है पहले। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके करेंगे, और वैसे कोई चारा नहीं है। तो पहले मैं एक बार इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, जो कि है यहाँ पे, दैट इज़ कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब इसके ऊपर पहले तो वही हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ इम्प्लीकेशन का जो सिंपल जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ नेगेशन ऑफ क्यू और पी, ये हो गया। अच्छा, और बाहर का ये जो इम्प्लीकेशन है इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी
और ये पूरा जो है, ये पूरा पोर्शन कुछ इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद एक काम करते हैं हम यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये जो नेगेशन ऑफ पी है इसको पूरा मतलब स्प्रेड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा एक टर्म, और बीच में ये जो एंड है आ जाएगा, इसके साथ रहेगा कुछ इस तरीके से, और ब्रैकेट में लिखना हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पूरा नाम लिखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट। अब अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये देखो कोई भी एक प्रोपोजिशन एंड उसका कॉम्प्लीमेंट का और जो होता है वो हमेशा टोटोलॉजी होता है। एंड दिस वी हैव यूज्ड मेनी टाइम्स, इसके पहले भी टोटोलॉजी ये होता है हमेशा, हम याद रखना। और ये होगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और पी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट लॉ विच इज़ इक्विवेलेंट टू, एक डैश ज़्यादा दे दिया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, देखो टोटोलॉजी के साथ किसी भी फंक्शन का एंड मतलब, टोटोलॉजी के साथ किसी भी फंक्शन का एंड मतलब वही फंक्शन हमें वापस मिलता है, वही फंक्शन हमें वापस मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और पी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वी कैन से आइडेंटिटी लॉ, नेक्स्ट देखो, फिर से हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, किसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये हम लोगों ने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साइड में कंटिन्यू करता हूँ, तुम लोग नीचे नीचे लिखना। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाए तो इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट होगा, तो जो ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर था अब वो ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर आ जाएगा इन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। तो क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और पी एंड और नहीं, फिर बीच में और ही है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। विच इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो फिर से जो है, नहीं एक सेकंड, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गलत यहाँ पे यूज़ किया, मुझे सिर्फ यहाँ पे एसोसिएटिव लगाना था, चलो सिर्फ एसोसिएटिव ही लगाना था। तो ये क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट, अब ठीक है। अच्छा, ये जो है ये फिर से टोटोलॉजी होगा, ठीक है, फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ, अच्छा टोटोलॉजी के साथ कोई भी फंक्शन का और मतलब वो टोटोलॉजी होता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है दैट मीन्स मैं इसको लेके कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सो दैट इज आई कैन राइट दिस एज पी और नेगेशन ऑफ पी, विच इज़ द रिक्वायर्ड डीएनएफ, या फिर विच इज़ अ रिक्वायर्ड डीएनएफ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से मल्टीपल डीएनएफ हमें इसमें मिल सकता है। कोई अगर करेगा क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू तो वो भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो बस हमें टोटोलॉजी चाहिए, और हम देख रहे हैं जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके हमें टोटोलॉजी मिल रहा है, मतलब वो
ट्रू होगा हमेशा, और हम लोग किसी भी प्रोपोजिशन से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। और अब तुम लोग बोलोगे सर क्यों और क्यों लिया बीच में आपने, क्योंकि हमें डीएनएफ दिखाना है ना, डिसजंक्शन दिखाना है बीच में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में और लिया है। ठीक है, चलो एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं डीएनएफ से। तो इसको भी हमें डीएनएफ में कन्वर्ट करना है ना। ये डिसजंक्टिव होगा, ओके। चलो एक मैं करता हूँ, तुम लोग एक करना, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बाई कंडीशनल है ना, उसको ध्यान से क्रैक करना। चलो मैं बाई कंडीशनल वाला मैं ब्रेक कर देता हूँ, हालांकि जो बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है उन्होंने बाई कंडीशनल, उन्हें पता है कि कैसे उसको ब्रेक करना है वैसे। तो एनीवेज, तो बाई कंडीशनल को अगर हमें ब्रेक करना हो तो उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ये होता था बाई कंडीशनल का डेफिनेशन, हम लोग एक बोल सकते हैं। और इसके साथ है ये नेगेशन ऑफ आर। या फिर इसको हम फिलहाल तो, अच्छा फिलहाल तो हम लोगों ने उसको सेम रखा है तो ओके कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देता हूँ, ये है क्यू इम्प्लाइज पी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, बहुत बढ़िया। और अच्छा इसके साथ है एंड आर, ठीक है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ है, ठीक है बिल्कुल। इसके आगे तुम लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और इसको कंप्लीट करने का कोशिश करना इन डीएनएफ, ठीक है। चलो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा नंबर 2 जो है सेकंड, इसको थोड़ा सा पकड़ते हैं, आ जाओ। तो क्या है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, इसके साथ है, अच्छा पी इम्प्लाइज क्यू को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग अगर चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा पी एंड, अच्छा उसके पहले एक काम कर लेते हैं है ना, डी मॉर्गन यूज़ कर लेते हैं फिर ये लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे डी मॉर्गन यूज़ कर लेते हैं, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। अब ठीक है, और इसके साथ ये है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ब्रैकेट में लिखना कि क्या लॉ यूज़ किए हो, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ब्रैकेट में लिखना, नहीं लिखोगे तो ज़ीरो मिलेगा पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, तो ये बनेगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बीच में ये और आएगा, फिर पी एंड नेगेशन ऑफ आर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके साथ है एक डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ओके। नाउ नाउ लेट अस डू वन थिंग, थोड़ा सा अभी एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं इसके ऊपर। और वो लगाने से क्या हो, ये जो सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, ये सेकेंड ब्रैकेट को मैं इन दोनों के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो दिस विल बी पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, फिर इसके बाद है और, फिर इसके बाद ये मैं ब्रैकेट यहाँ पे दे रहा हूँ, पी एंड नेगेशन ऑफ आर, फिर डिसजंक्शन, फिर है नेगेशन ऑफ पी क्यू, which is equivalent to
P and negation of Q और अच्छा अच्छा अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव यूज़ करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इस टर्म को एज इट इज़ छोड़ते हैं, दैट इज P एंड negation ऑफ R और तो अगर मैं ये जो लास्ट टर्म है इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाऊं और ये जो डिसजंक्शन है इससे मैं इसको ब्रेक कर दूं, जो मैं कर सकता हूं, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली आई एम यूजिंग associative law here. So therefore we have got our required DNF. This is the required DNF. क्यों? क्योंकि सभी टर्म्स जो है वो डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है, सभी टर्म्स जो है वो डिसजंक्शन से जुड़ा हुआ है एंड टर्म्स के बीच में जो प्रोपोजिशंस है वो एंड से जुड़ा हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर नहीं देखा अभी तक तो CSE इसका जो 2023-24 का जो लेटेस्ट पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने उसमें करके दिया है और उसमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, सो CNF DNF से बस इतना ही सब कुछ था। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर हुआ है और भी अच्छा और भी क्वेश्चंस जो है तुम लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके ताकि इसका कंसेप्ट और भी बढ़िया हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रोपोज़िशनल लॉजिक को, क्वांटिफायर्स को पढ़ के। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।